Hello everyone. Today we will be starting with another chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. Now when we deal with this chapter, there are some of the basic factors that we will include while reading natural vegetation, which are highly similar to the characteristics of factors that you have already read in the chapter climate geography, right? Now whenever you understand the term vegetation, हमें सबसे पहले किसी भी टर्म या किसी भी चैप्टर को डिटेल में डील करने से पहले उस चैप्टर की हेडिंग या टॉपिक से डील करना है. सो फर्स्ट व्हेन वी रेफर टू द टर्म नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट विल दिस टर्म मीन विद रिस्पेक्ट टू व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर. ठीक है, वेजिटेशन जब भी हम रेफर करेंगे डेफिनेटली वी आर रेफरिंग टू द प्लांट स्पीशीज, वी कॉल देम एज फ्लोरा. एंड जब भी हम वाइल्ड लाइफ को रेफ़र कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू द एनिमल स्पीशीज एंड दे आर रेफर्ड टू एज द फौना. ठीक है, हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सर्वाइव करने के लिए देयर इज़ अ कॉमन जोन वेयर इन द थ्री रियाम्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर. उन तीनों रियाम्स को जब इंटरैक्ट करवाते हैं तो एक कॉमन जोन निकल कर आती है. दैट कॉमन जोन इज़ रेफर्ड टू एज बायोस्फेयर. और उस बायोस्फेयर में लैंड, एयर एंड वाटर, all the three are added and all the three are interactive with each other to create a zone which is favorable for the human beings or for any kind of living organism. Plus जब हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं तो एक ख़ास चीज़, ये खास कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत हाईली इंटरडिपेंडेंट है. द रीज़न, जिस जगह की वेजिटेशन जैसी होगी उस जगह की वाइल्ड लाइफ भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी. एंड दिस इज़ both of them are, you can say, directly related with the climatic conditions prevailing over there. Consider we live in a polar zone. हम लोग एक पोलर रीजन में रहते हैं. We experience almost chilling climate throughout the year, freezing climate. Can we make animals such as a camel which lives in desert survive? Not possible at all. इतनी ठंड को, इतनी ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए, अडेप्ट करने के लिए बॉडी का अडेप्टेशन ज़रूरी है उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से. इसीलिए आपको पोलर रीजन्स के अंदर, ठंडे रीजन्स के अंदर किस टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर फर होता है और दे हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट डिपॉजिटेड ऑन देम विच इज़ नोन एज ब्लबर. तो उस फैट के डिपोजिशन से इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड. गर्मियों की जगह पर, रेगिस्तान वाले इलाकों में या जहाँ पर टेम्परेचर सोर इन करता है, द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, at those places you will find the type of vegetation as such which will require less of water naturally, क्योंकि water available नहीं है. और animals भी वैसे ही मिलेंगे जो कम water में adapt कर सकते हैं, right? So these two categories of vegetation and wildlife are highly dependent upon each other and both of them together are dependent upon the climatic conditions which are prevailing there, right? So we begin with some of the basic facts. When we speak about the introduction, यहाँ पर दो तरह की स्पीशीज़ आपको मिलती हैं, फ्लोरा एंड फौना. Flora refers to the flowering plants or species of plants and fauna refers to the wildlife, or it can be called as the animal species. हमारे पास इस कैटेगरी में 47,000 स्पीशीज़ हैं
और हमारे पास इस कैटेगरी में 90,000 स्पीशीज़ हैं, out of which 15,000 are flowering plants। ठीक है, ये इसका कुछ बेसिक कवरेज है कि हमारे पास फ्लोरा और फौना दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो हम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को रेफ़र कर रहे हैं, फौना की बात करें तो हम एनिमल स्पीशीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। आउट ऑफ विच 90,000 इज़ अ नंबर which is predicted of the animal species, and 47,000 species of plants we have in our country, out of which 15,000 are flowering plants. Now there are some of the species which are called as endemic species. एंडेमिक स्पीशीज़ को डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found only in a particular area or a locality are called endemic. Moving on further, how do we define the term natural vegetation? Now you need to learn this definition by heart when you come to know about the definition. This refers to the plant community which has grown naturally without human aid and have been left undisturbed. It is also called as virgin vegetation. Now natural vegetation, when we define it, firstly refers to the plant species. Second, whichsoever species grows in a particular area without any human aid or interference, that species is termed as natural vegetation of that particular area. So wherever you find the term natural vegetation, that will be definitely endemic. Why? Because it will be found in a particular region depending upon the climatic conditions, right? And it has to be left undisturbed by the human beings, and this type of vegetation is also called as virgin vegetation, right? Now what does how are the factors and what all are the factors that affects it can be categorized into two parts. The first one is relief and the second one is climate. अगर हम रिलीफ की बात करें
तो it is again subdivided into two parts. It is land and it is soil. अगर हम climatic condition की बात करें तो climate के according it is temperature. Second one is photo period and the third one is precipitation. So there are three factors, there are two factors which are further subdivided. अगर हम रिलीफ फीचर्स की बात करें तो रिलीफ फीचर्स में हम लैंड को कंसिडर करते हैं कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है. टोपोग्राफी मतलब वी कंसिडर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, व्हाटसोएवर मे बी डेजर्ट, दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ लैंड. प्लस लैंड है एंड लैंड के ऊपर किस टाइप की आपको सॉइल मिलेगी, दिस ऑल्सो डिसाइड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज अफेक्टेड. अगर हम वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी जगह की वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा वो होगा उसका टेम्परेचर. ठीक है. सेकंड होगा फोटो पीरियड. फोटो पीरियड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज रिसीव्ड. एंड द थर्ड वन इज हाउ मच रेनफॉल or how much precipitation that area receives, right? So these are the factors which affect the natural vegetation of any place, right? Moving on further, why is this natural vegetation important and what is an important component of this vegetation? The most important component of the natural vegetation is in the form of forest. So what all things our forest provide us? हमारे फॉरेस्ट हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करवा रहे हैं. वी शुड ऑल्सो लुक इन टू दिस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड विद रिगार्डिंग टू एनी ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो वी मूव फर्दर टू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर अस. सबसे पहली चीज आपका फॉरेस्ट आपको क्या दे रहा है, इट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट. आपकी क्वालिटी, नेचर, आपका एनवायरनमेंट रिप्लेनिश कैसे कर रहा है, अपने आप को कितना ऑक्सीजन मिल रही है, कितना पोल्यूशन एब्जॉर्ब हो रहा है, इससे हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी का हमें पता लगता है, राइट? तो फॉरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो सर्व कर रहे हैं दैट इज दे आर इम्प्रूविंग और एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. द सेकेंड फैक्टर इज दैट इट कंट्रोल्स सॉइल इरोजन. ये हम काफ़ी सारे चैप्टर्स के अंदर वैसे कवर करते हैं कि सॉइल की जो पेड़ों की जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो रूट सॉइल को इंटैक्ट रख रही हैं एंड इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, राइट? द थर्ड वन इज दैट इट इज सीन एक रिक्रिएशन के पर्पस से भी फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पीपल आर यूजिंग दीज एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग मोर टूरिज्म एंड हेंस जनरेटिंग मोर रेवेन्यू. तो इनका रिक्रिएशन के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ठीक है. प्लस इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द इकोनॉमी और फॉर द पीपल. तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारे फॉरेस्ट बेसिकली हमारे लिए एक तरीके से आप बोल दीजिए कि लंग्स का काम कर रहे हैं. ठीक है. जैसे हम अमेज़ॉन फॉरेस्ट में भी रिसेंट सी बात है कि फायर जब स्प्रेड हुई तो वी रिकॉल दीज फॉरेस्ट एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ही है, पेड़ ही ऐसा सोर्स है जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं. ठीक है. तो ये प्लस ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के तरीके से भी एक्ट करते हैं. एंड द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज दैट इट हेल्प्स इन कॉजिंग रेनफॉल.
ठीक है। अब अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे पास मैंने जैसा बताया कि 3 लेयर्स हैं, या 3 रियाम्स बोल दो या 3 डोमेन्स बोल दो। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फेयर, and the third one is known as atmosphere। ठीक है। अब ये तीनों जहाँ पर कॉमनली इंटरैक्ट करते हैं तो ये कॉमन इंटरैक्शन वाला जोन तो बन जाता है बायोस्फेयर, और ये बायोस्फेयर ऑन अ लार्ज इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसको हम लार्जली एक इकोसिस्टम के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है। अब जब हम इस इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में हमारे पास एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड एज बायोम। तो अगर हमको बायोम को डिफाइन करना होगा तो हम बायोम के लिए डेफिनेशन यूज करते हैं। अब इस इकोसिस्टम में आप बहुत सारी फूड चेन्स चलते हुए देख सकते हो। ठीक है। तो अगर हमें बायोम को डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं लार्ज इकोसिस्टम्स with different types of vegetations is called as biome। ठीक है। Moving on further, what are the types of vegetation that we have? हम सारी टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब हम सारी टाइप्स को एक बार देखते हैं। हम सिर्फ आज के लेक्चर में 2 टाइप्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहली हमारे पास जो टाइप है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन forest। The second category is tropical deciduous forest। The third category that we have is tropical thorn forest। The fourth is montane forest। And the fifth one is mangrove forest। आज हम स्टार्टिंग की जो 2 फॉरेस्ट है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस, इन फॉरेस्ट रेंजेस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नाउ दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट even from the purpose of for you are preparing for some competitive exams। तो ये important है ये chapter। The reason is that there can be many confusing questions which can be asked related to the areas, type of vegetation, plant species which are growing, the type of wildlife that you will find। So it is better that you start noting it down somewhere so that it becomes easier for you to memorize it when once we are done with the chapter, right? So we will first start with tropical evergreen forest।
इस फॉरेस्ट की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे इनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। इसका रेनफॉल 200 सेंटीमीटर्स का रहता है। जो एरियाज में ये मिलते हैं, दोज एरियाज आर वेस्टर्न घाट्स, island groups that we have, Andaman, Nicobar and Lakshadweep. Assam and Tamil Nadu coast. इन पेड़ों की जो हाइट होगी इस वेजिटेशन की, वो अप टू 60 मीटर्स होगी। इम्पॉर्टेंट है ये। जो यहाँ पर आपको ट्रीज मिलेंगे जिस तरह के, उन ट्रीज के नाम हैं एबोनी, mahogany, then you have rosewood, then you have rubber, and cinchona. At the same time, the animals or the wildlife that is found in this region is elephants, deers, monkey, and lemur. Now why do we call these forests as evergreen? ये साल भर हरे भरे रहते हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है. These forests are seen so thick that if you see from above, you will see that there is a canopy type which is formed from this forest. So when they shed leaves, they do not shed their leaves all at the same time. They will shed their leaves at different intervals. So it appears that the forest is most of the time green, and it appears in the same manner throughout the year. And this is because of the periodic falling of leaves of the trees which are found here, and all of them do not shed their leaves all at the same time. That is the reason. It is not the case that they do not shed their leaves. Definitely rainfall एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर बारिश हमेशा रहती है, बट कई बार इतनी थिक कैनोपी होने की वजह से जो सनलाइट है वो सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ वेट स्वैम्पी डैम्प सॉइल प्रेजेंट ओवर हियर ड्यू टू कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर देयर, राइट. सो इसकी ये खासियत है. हमने एरियाज मार्क कर चुके हैं, ट्री लिख चुके हैं और एनिमल्स हमें पता है. Moving on further, the second category that you have is tropical deciduous forest. तो जब भी हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट. ओके, मूविंग ऑन फर्दर. इनकी जो रेनफॉल की रेंज है, इसकी रेनफॉल की रेंज है 70 सेंटीमीटर्स से लेकर और 200 सेंटीमीटर्स तक. Shed leaves for 6 to 8 weeks in dry season. It is divided into two parts. इसका पहला पार्ट है moist
deciduous depending upon the rainfall and it is dry deciduous. Moist deciduous होगा 100 से 200 सेंटीमीटर्स और ड्राई deciduous होगा 70 से 100 सेंटीमीटर्स पर. ठीक है. जिन एरियाज में ये मिलते हैं वो एरियाज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, then we have foothills of Himalayas, then we have Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. ट्रीज़ जो यहाँ पर मिलते हैं उन ट्रीज़ के नाम हैं बैम्बू, शीशम, नीम, अर्जुन, कुसुम, सैंडलवुड, खैर, मालबरी, पीपल एटसेट्रा. और यहाँ की जो एनिमल स्पीशी है वो एनिमल स्पीशी है टाइगर, लायन, पिग, एलिफेंट, snakes, tortoise and lizards. Alright, so our today's lecture will be based on classification of two forests, that is tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. We will start with the third category in the next lecture. Thank you so much.